जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो दोस्तों आप बहुत तरह के साधन यूज करते होंगे। आप बस के अंदर जाते हैं, आप ट्रेन के अंदर जाते हैं, आप खुद का व्हीकल लेकर के जाते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आपको प्लेन पर भी सफ़र करना चाहिए, जो कि हवाई जहाज़ होता है। दोस्तों हवाई जहाज़ आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ऑप्शन देता है। आप इंडिया के अंदर भी जहाज़ से घूम सकते हैं और इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं। हालांकि इंडिया के अंदर ही घूमना है। अगर आपने जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई इस तरह से जाना है तो आपको किसी भी तरह के पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। लोकल आईडी आप अपना आधार कार्ड दिखा करके यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली जाना है, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, थाईलैंड, कहीं पर भी जाना है तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों जब भी आप यात्रा करेंगे, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, एयरपोर्ट पर जहाज पे चढ़ेंगे और जहाज पे उतरेंगे और वहां पे आप उतर जाएंगे, दोस्तों वहां से अगर आप एयरपोर्ट से निकल जाएंगे और एंट्री करेंगे, इन बिटवीन आपको कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो आपके लिए अनजान हो सकते हैं। दोस्तों तो अगर आप भी प्लेन के अंदर, एयरप्लेन के अंदर यात्रा करने का सोच रहे हैं या इन फ्यूचर में सोचेंगे, नहीं भी सोच रहे हैं, तो फिर भी आपको 50 ऐसे वर्ड्स हम बताने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में जब आप यात्रा करने जाएं तो एक दूसरे का मुंह आपको ना देखना पड़े। तो देर ना करते हुए 50 ऐसे वर्ड जो आपको दोस्तों एयरप्लेन में यात्रा करने हैं, एयरपोर्ट पर जाना है तो आपको पता होने बहुत ही जरूरी है, जान लेते हैं। क्या आप भी मेरी तरह घूमने के शौकीन हैं और स्पेशली अगर आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं या पहली बार करने वाले हैं, दोस्तों ये जहाज आपका चाहे इंडिया से इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया से दूसरी कंट्री के अंदर हो। इंडिया से इंडिया के अंदर होता है तो ये डोमेस्टिक फ्लाइट होती है, और इंडिया से किसी भी दूसरी कंट्री में जाता है तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट हो जाती है। तो 50 इस तरह के वर्ड्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो अगर आपको पहले से ध्यान होगा तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आएंगे तो आपको दोस्तों ये ट्रिगर कर जाएगा कि हाँ जी इस शब्द का ये मतलब है, और एक दूसरे के मुंह की तरफ आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो हम बात करने वाले थे ट्रैवल की। ट्रैवल के अंदर दोस्तों डोमेस्टिक ट्रैवल इंडिया के अंदर, मान लीजिए आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो या मुंबई से पुणे जा रहे हो, और फॉरेन ट्रैवल के अंदर मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हैं दोस्तों कनाडा, दिल्ली से जा रहे हैं आप जापान, ये फॉरेन ट्रैवल। तो 50 इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है एयरप्लेन। एयरप्लेन का क्या मतलब हुआ दोस्तों? हवाई जहाज, जिसके अंदर बैठ करके आप यात्रा करेंगे। अगर आप सड़क से जाएंगे तो या तो आपको बस से जाना पड़ेगा या कार से जाना पड़ेगा, और वहीं पर पानी में जाएंगे तो या तो आपको फेरी से जाना पड़ेगा या जैसे भी शिप से जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे की कंपनियां होती हैं दोस्तों, आपने सुना होगा एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, वियत जेट है। तो गवर्नमेंट भी कई बार इन्हें ओन करती है, मैनेज करती है, और लगभग ये प्राइवेट कंपनियां ही अपना एयरप्लेन मैनेज करती हैं। इसके बाद में वेब चेक इन है। वेब चेक इन का क्या मतलब हो दोस्तों? वेबसाइट से चेक इन करना। चेक इन क्या होता है? चेक इन का मतलब है जब भी जाकर के आप वहां पे एयरपोर्ट पर जाकर के आप उनको बोर्डिंग पास वगैरह अपना लेना होता है, कि उनको बताना होता है कि हाँ जी मैं आ गया हूं और मैं इस फ्लाइट में जाऊंगा, तो आप घर बैठे ही चेक इन कर सकते हैं। दोस्तों जब आप टिकट बुक करेंगे तो टिकट नंबर वगैरह आता है, हर एक एयरलाइन की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पे वेब चेक इन आएगा। 24 से 48 घंटे यात्रा शुरू होने से पहले, शेड्यूल डिपार्चर से पहले आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। ये बोर्डिंग पास आजकल आपके फ़ोन में बारकोड के हिसाब से आ जाएगा। जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो सीधा आप अपनी सिक्योरिटी कराएं, इमिग्रेशन करवाएं और जहाज में जाकर के बैठ जाएं। मतलब वेब चेक इन में आपको अगर आप करवा लेते हो तो लाइनों में आपको नहीं लगना पड़ेगा। आइडेंटिटी दोस्तों आपको पता होगा, कहीं पर भी अगर इंडिया के अंदर ट्रैवल करना है तो आपको इंडियन के अंदर आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। और वहीं पर अगर आपने इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में जाना है दोस्तों तो पासपोर्ट के बिना आपको एंट्री नहीं देंगे। जब आप इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो बाहर गेट पर ही BSF वाले या इस तरह के CISF वाले खड़े होंगे। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है फॉरेन ट्रैवल के लिए तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, और इंडिया के अंदर हो तो आपका आधार या कुछ इस तरह की ID देखी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों टर्मिनल। जैसे आपने रेलवे का भी सुना होगा, ये टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे स्टेशन जाकर के खत्म हो जाता है। तो जब भी आप टिकट बुक कराएंगे तो वहाँ पे टर्मिनल लिखा होगा। टर्मिनल मतलब T1, T2, T3 इस तरह से होता है। लगभग तो 3 या 4 टर्मिनल मैक्सिमम होते हैं। तो आप अपना टर्मिनल चेक करें। डोमेस्टिक का अलग होता है। दिल्ली की बात करें तो जैसे 1 डोमेस्टिक का हो गया, इंटरनेशनल का 2 और 3 हो गया। बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप किसी भी टर्मिनल में घुसेंगे सब टर्मिनल लगभग आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कई बार टर्मिनल 1 तो यहाँ पर है और टर्मिनल 2 यहाँ पर है, तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए सही टर्मिनल में आपको अपने घुसना है। अब ट्रॉली की बात करें दोस्तों, इस तरह की ट्रॉली, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी मॉल में तो आपको एयरपोर्ट पे भी बहुत सारी ट्रॉलियाँ ऐसी मिल जाती हैं। आप अपना लगेज
हैवी लगेज जो होता है इंडिया के अंदर फ्री के अंदर आप इसको ले सकते हैं। लगभग हर कंट्री में ही आपको फ्री के अंदर ट्रॉली मिलती है। आप अपना सामान इसके अंदर रखिए, जितने भी आपके बैग हैं, और आप इसको घुमाते फिराते रहिए जब तक लास्ट सिक्योरिटी चेकअप तक आपको जहाँ पे जाना है, और वहाँ के बाद आपको ट्रॉली छोड़नी पड़ेगी। डिपार्चर क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। जब भी आपको जहाज़ के ऊपर चढ़ना होता है, जैसे आप जिस एयरपोर्ट में एंटर करेंगे, अपने बोर्डिंग पास लेंगे, अपनी सिक्योरिटी कराएंगे, अपनी इमिग्रेशन कराएंगे। अब लास्ट में जाकर के जब दोस्तों आपको ये जहाज़ बाहर खड़ा है और आपको गेट में जाकर के क्रॉस करना है और जहाज़ पे चढ़ना है, तो ये डिपार्चर का मतलब होता है कि हमारी इतने बजे ट्रेन, ये जो फ्लाइट है वो चली जाएगी, तो ये डिपार्चर हो गया। इसके बाद में एयरलाइन काउंटर, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपने वेब चेक इन करवा ली है और आपके पास बोर्डिंग पास है और कोई भी सामान जमा नहीं करवाना है आपने, दो तरह के सामान होते हैं, वो भी आगे आ जाएंगे। एक तो दोस्तों कैरी बैगेज होता है जो आप अपने साथ में लेकर के जाते हो। एक चेक इन बैगेज होता है जो आपको जमा करवाना होता है। अगर आपके पास जमा करवाने वाला सामान है और आपने वेब चेक इन घर से ही करवा ली है, फिर भी आपको इन एयरलाइन वालों के पास जाकर के अपना सामान जमा करवाना पड़ेगा। तो आप अपने एयरलाइन को देखें, जब भी आप दोस्तों उसके अंदर घुसेंगे ना एयरपोर्ट के अंदर, तो बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे। मान लीजिए आपने दिल्ली से लंदन जाना है, तो लंदन का वहाँ पर आपको लिखा आएगा कि लंदन की ये वाली फ्लाइट 8:15 पर है और इसका काउंटर नंबर ए है। तो आप उस एयरलाइन ए से लेकर बी सी डी ई एफ जेड तक होते हैं, जितना भी होता है, उस काउंटर पर आपको जाना पड़ेगा। वहां पे आपकी कंपनी का नाम वगैरह लिखा होगा। 2 से 3 घंटे पहले आपकी फ्लाइट जाने से ये खुल जाता है और इसके हिसाब से ही आपको सारा का सारा मैनेज करना होता है। मैंने आपको 2 बैग बताए थे दोस्तों। अब चेक इन बैग की बात करेंगे। ऐसा बैग जो आप अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, उनको काउंटर पर ही छोड़ देंगे। आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, अलग अलग फ्लाइट अपने हिसाब से अलग अलग वेट देती हैं। जब आप बोर्डिंग पास लेने जाएंगे तो आपको ये सामान जमा करवाना पड़ेगा। इसके बाद में कई बार क्या होता है दोस्तों, आपका वजन तो ज़्यादा नहीं होता है लेकिन साइज इतना बड़ा हो जाता है। मान लीजिए आप कनाडा में स्टडी करने के लिए जा रहे हो, आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम रहना है, तो इससे क्या होगा, आप अपना वहाँ पे जाकर के दोस्तों उनको जो सामान है, एक्स्ट्रा सामान है, उसके कई बार चार्जेस वगैरह, एयरलाइन का स्टैंडर्ड साइज होता है, वो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा काउंटर पर। डिपॉजिट कराने के बाद आपको उसके ऊपर एक पर्ची या रिसीट लगा देंगे, ताकि इन फ्यूचर में भी आपको जब आपका सामान वहाँ पे लेना हो तो आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में दोस्तों का साइज तो ज़्यादा बड़ा होता ही होता है, कई बार साइज तो छोटा होता है लेकिन वेट उनका बढ़ जाता है। मान लीजिए आपको 20-20 किलो के दो आपको या एक 20 किलो का जो बैग है वो अलाउ था, लेकिन आपका वहाँ पे 25 किलो वेट हो गया है। क्योंकि जब एयरलाइन उड़ती है तो उनका भी एक वेट फिक्स होता है, ओवरऑल ज़्यादा वेट वो नहीं लेके जा सकते हैं। और कोई मेरे जैसा भी होता है जिसको 20 किलो का वेट मिल गया लेकिन वो कुछ नहीं लेके जाता है या 5 किलो ही लेके जाता है। तो जो भी उसकी वेट की दोस्तों जो गाइडलाइन होती है, जब भी आपकी टिकट बुक होगी तो उस टिकट पे लिखा होगा प्रॉपर कि इस साइज का, इतने वजन का आप लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा लेकर के जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज उनको देना पड़ेगा और साथ में लेकर के जा सकते हो। कई बार क्या होता है दोस्तों, ऑयल वगैरह, तेल वगैरह, घी वगैरह लेकर के जाते हो, वो भी वहाँ पे निकलवा सकते हैं क्योंकि लिक्विड अलाउ नहीं होता है। वो चेक इन बैग में कई बार लेके जाने देते हैं लेकिन कैरी बैग में आपको नहीं लेके जाने देंगे। इसके बाद में फ्रेजाइल होता है, फियर ऑफ ब्रोकन एनीथिंग इन बैग। आपके बैग के अंदर कोई कांच का सामान है, आपने देखा होगा दोस्तों बहुत बार एयरपोर्ट के अंदर, या जब सामान आपका, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक जापान ही ऐसी कंट्री देखी है जो सामान को स्मूथली दोस्तों मैनेज करते हैं, होल्ड करते हैं, बाकी कंट्री में उठा के फेंकते हैं। तो आप ऐसा सामान ना रखें या ध्यान से रखें ताकि आपका वो सामान ना टूटे। अब चेक इन की बात करते हैं दोस्तों। चेक इन होता है कन्फर्मेशन टू ट्रैवल इन एयरलाइन। आप एयरलाइन में जाना चाहते हो, आपने एक बार अपनी चेक इन करवा ली, इसका मतलब है अब आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो चेक इन आपको टाइम से करवानी है ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आफ्टर चेक इन दे गिव यू बोर्डिंग पास, फिर आपकी टिकट मिल जाती है एक तरह से, फिर आपको बस सीधा का सीधा फ्लाइट पे चढ़ना होता है। तो चेक इन आपको हमेशा टाइम से ही करवा लेनी है। जैसे आप चेक इन करवाएंगे आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा दोस्तों। ये टिकट जैसे मैंने बताया था, ये देखिए एयर टिकट लिखा हुआ है, फ्लाइट कितने बजे जाएगी, आपके बैग वगैरह कितने हैं, कौन से गेट से जाएगी और आपका नाम क्या है, कितने पर्सन हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको, अगर मान लीजिए आप 4 जने जा रहे हो तो दोस्तों 4 जनों के अलग अलग बोर्डिंग पास आपको मिलेंगे। बोर्डिंग पास आप फ्यूचर में भी संभाल के रखें ताकि कभी भी कोई
दिक्कत आ जाए, जैसे कि इंडिया के अंदर हम जब भी आते हैं दोस्तों किसी कंट्री से, तो दिल्ली के अंदर तो ये बोर्डिंग पास भी आपसे मांगते हैं कि आप बोर्डिंग पास दिखाओ। बाई चांस इधर उधर हो जाता है तो आपको बिना बात से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब आपने दोस्तों ड्यूटी फ्री के अंदर कोई लिकर वगैरह खरीदनी होती है तब भी आपसे बोर्डिंग पास मांगा जाता है। प्रायोरिटी दोस्तों जैसे कि इसको वीआईपी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसी के तरह ही होता है। एक तो आम आदमी है जो लाइन में लग करके अपनी सारी की सारी चीज़ें करवा रहा है, और एक होता है प्रायोरिटी। इसके अंदर दोस्तों फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स, बिजनेस क्लास की टिकट है। मान लीजिए आप एक महंगी टिकट में जा रहे हैं, आप एक बच्चा आपके साथ है, अगर आप एक प्रेग्नेंट, वैसे तो प्रेग्नेंट को ट्रैवल नहीं करने देते हैं, किसी बच्चा उसके हाथ में इन्फेंट है या कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो उनको एक अलग से मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे दोस्तों प्रायोरिटी के नाम पर वहाँ पे उनको सुविधा दी जाती है। मैंने 2 बैग आपको बताए थे, एक होता है चेक इन बैगेज और एक होता है केबिन बैगेज। ये आपके दोस्तों पीछे जो बैग टांगने वाला होता है, पिट्ठू बैग भी इसको बोल सकते हैं, या इसके अंदर आप अपना पर्स, दवाइयाँ, लैपटॉप, 7 किलो तक का वेट आपका अलाउ होता है। कई 10 किलो भी दे देते हैं, कई 5 किलो भी देते हैं, तो ये आपको डिपेंड करेगा आपकी टिकट के ऊपर। अब आता है दोस्तों सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक का मतलब है आपके पास जो भी बैग है उसके अंदर कोई ऐसा हथियार, कोई लिक्विड चीज़ तो नहीं है, तो आपको स्कैन किया जाएगा दोस्तों। आपका लेदर का बेल्ट, पर्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यहाँ तक तो कपड़े भी उतार कर वो देख लेते हैं। एक केस में एक व्यक्ति के साथ में हुआ था, जब उसके कपड़े चेक किए तो थोड़ा सा उनके मशीन में कुछ आ रहा था, तो फिर उन्हें अलग रूम में लेकर के गए और वहाँ पे जा करके उसकी चेकिंग की गई। तो इस तरह से सिक्योरिटी चेकिंग का मतलब है आप फ्लाइट में जा रहे हो, किसी भी तरह की कोई खतरनाक हथियार चीज़ लेकर के नहीं जा सकते हो, यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है। सिक्योरिटी स्टैंप दोस्तों बाकी कंट्रियों का मैं नहीं कहता हूँ, इंडिया के अंदर जब भी आप अपनी सिक्योरिटी करवा लेंगे, जो मैंने बताया था, इसके बाद में आपके बोर्डिंग पास के ऊपर एक मोहर लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे। लेकिन फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो सिक्योरिटी स्टैंप का भी आपको ध्यान देना है। डोमेस्टिक मैंने आपको बताया था, ट्रेवल करना है इंडिया के अंदर ही तो वो डोमेस्टिक कहलाएगी। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक तो आपका होगा, इसके बाद में सीधा ही आपको जहाज में चढ़ना होगा, आपका इमिग्रेशन नहीं होने वाला है। मैंने आपको बताया जयपुर से दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कहीं पर भी आपने जाना है। इंटरनेशनल का मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल के लिए सिक्योरिटी चेक होगा, फिर इमिग्रेशन होगा, फिर आपकी बोर्डिंग होगी, और यहाँ पे आपको पासपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। बिना पासपोर्ट के आपको अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं वीज़ा की। दोस्तों वीज़ा क्या है? ये एक परमिशन है। आप किसी भी कंट्री में अगर जाना चाहते हैं तो वीज़ा अगर होगा तभी आप जा सकते हैं। कई बार तो पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर वीज़ा होता है, मतलब आपके पासपोर्ट पर चिपका के दिया जाता है कि आप इस कंट्री में इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक जा सकते हैं। नहीं तो कई बार आपको PDF दिया जाता है, या आप कि टिकट अपनी जैसे कि प्रिंट आउट लेकर के जाते हैं। अगर वीज़ा आपके पास है, मान लीजिए आपने कनाडा में जाना है तो टिकट करवा ली, तो क्या कनाडा में चले जाओगे? नहीं, टिकट के साथ में आपके पास वीज़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इमिग्रेशन की बात आती है दोस्तों। आपने एयरपोर्ट में घुसे, आपने बोर्डिंग पास से बोर्डिंग करी, आपने बोर्डिंग पास ले लिया, अपना जो चेक इन करवा लिया, इसके बाद में आपने सिक्योरिटी करवा ली। अब आपका इमिग्रेशन होने वाला है। इमिग्रेशन के बाद में आपकी लास्ट में बोर्डिंग होती है। इमिग्रेशन का मतलब है आप जा रहे हैं किसी भी देश में, किसी भी पर्पज़ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफिसर बैठे होंगे, उनको लगेगा कि आप जेन्युइन हो, आपको सच में जाने देना चाहिए, तभी वो जाने देंगे। अगर इनकी मर्जी लगा कि आप एक फर्जी पर्सन हो, आप गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपको डिनाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, ये स्टैंप लगाएंगे डिपार्चर की, मतलब अगर आप देश से जा रहे हो तो डिपार्चर का मतलब ये चला गया, और किसी देश में आप आए हो तो वो आपकी अराइवल की लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे। ये अथॉरिटी होती है कि आपको ट्रेवल करने देना है या नहीं देना है। अब डिलेड की बात करें दोस्तों, आपने भारतीय रेल के बारे में सुना होगा, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे, कई बार तो अगले दिन वो ट्रेन आती है। तो ऐसा फ्लाइट के अंदर बहुत कम नाम मात्र का होता है दोस्तों। अगर आपकी फ्लाइट 9:15 पर है तो 9 बजे ही वो गेट वगैरह बंद कर देते हैं, और 9:05 पर ही वो उसको फ्लाइट को इधर उधर घुमाने लग जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट 9:15 पर उड़ जाती है। लेकिन कई बार कोई नेचुरल ऐसी प्रॉब्लम, आंधी तूफान, बारिश आ गई या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो वो डिले आपकी फ्लाइट हो जाती है। तो वहां पे स्पेशल लिखा आता है कि 10 मिनट डिले है, 20 मिनट डिले है। अगर आपकी अराइवल फ्लाइट ऑन टाइम है, राइट टाइम है, या डिपार्चर राइट टाइम है, तो वहां पे ऑन टाइम लिखा आने वाला है। ड्यूटी फ्री शॉप की दोस्तों मैंने आपको बात बताई थी। अगर आप किसी भी देश में जा रहे हो तो आपके पास में ड्यूटी फ्री की, जैसे आप फ्लाइट में चढ़ेंगे तो आपको, मैं फिर से बता दूं, एयरपोर्ट में घुसे, आपने बोर्डिंग पास लिया, आपने सिक्योरिटी कराई, आपने इमिग्रेशन करवाई, अब इस एरिया के अंदर आपकी ड्यूटी फ्री शॉप आ जाएगी, मतलब जहां पे आपको जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं देनी होती है। हालांकि यहाँ पे टैक्स मतलब पहले से लगा होता है या काफी महंगा
महंगा होता है, लेकिन आपको ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होती है, फिर आपकी बोर्डिंग होती है। तो लिमिटेड थिंग्स होती है जो अलाउड होती है, आप यहाँ से शॉप के अंदर ड्यूटी फ्री के अंदर ले सकते हो। शराब हो गई, परफ्यूम हो गया, इस तरह की चीजें आपके यहाँ पे होती हैं। अब दोस्तों वेटिंग एरिया, ड्यूटी फ्री के बाद में जब आप जाएंगे, आपकी फ्लाइट में अभी 1 घंटा पड़ा है, तो आप वहां पे एक जगह होगी, आराम से आप बैठे, कुर्सियां बहुत लंबी लंबी लगी होती हैं, आप वहां पे सो भी सकते हैं, आप अपना चार्ज भी लगा सकते हैं मोबाइल को, और शीशे में बड़े सारे में सामने से आप अपनी फ्लाइट को देख भी सकते हैं। ये आपका वेटिंग एरिया होता है। बिजनेस लॉन्ज, दोस्तों आपको पता होगा बड़े लोग हैं तो वो आपको पता होगा ऐसे 1 घंटे वेट नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। मल्टी टाइप यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, खाना, रेस्ट, चार्जिंग, वॉशरूम तो नॉर्मल भी होता है। नॉर्मली अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है किसी अच्छी कंपनी का तो वो आपको लॉन्ज एक्सेस देते हैं। दोस्तों ये लॉन्ज डोमेस्टिक भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी। आपने सुना होगा 1 रुपए 2 रुपए के अंदर यहाँ पे पेट भरकर अच्छा खाना मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी के कस्टमर है। कई बार तो वो एयरलाइन वाले ही आपको लॉन्ज की सुविधा दे देते हैं। गेट नंबर, दोस्तों आपको अपना गेट नंबर कब पता लगेगा? जब आप अपना बोर्डिंग पास ले लेंगे। बोर्डिंग पास पे लिखा होता है 1 से लेकर के 90 100 200 नंबर गेट होते हैं दोस्तों। तो आप अपना गेट नंबर देख लें और गेट नंबर का आपको निशान मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप आगे जाते जाएं ताकि आप आराम से अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग कर पाए। अब कई बार क्या होता है, आप जैसा भाई ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर ही फंस जाता है और उसे काफी सारी चीजें पसंद आ जाती है, टाइम लग जाता है। तो जब भी आप उनके पास एक लिस्ट जाएगी, जब बोर्डिंग पास में मान लीजिए 50 लोगों को बोर्डिंग पास दे दिया और जब फ्लाइट के अंदर आप चढ़ोगे तो वहां पे 49 लोग ही चढ़े हैं, तो एक व्यक्ति कौन नहीं आया, मान लीजिए एक व्यक्ति राम जी नहीं आए हैं, तो राम जी को मैसेज किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, अनाउंसमेंट की जाएगी, मिस्टर राम दिस इज द लास्ट कॉल, हम फ्लाइट उड़ा रहे हैं, बाद में मत कहना कि आपका ये नुकसान हो गया। इसके बाद में दोस्तों बोर्ड फ्लाइट, जब सारा काम हो जाएगा, जब आप जहाज के अंदर घुसते हैं ना, तब दोस्तों जो फीलिंग आती है ये होता है जब आपको बोर्ड किया जाता है तो स्टाफ वहां पे खड़ा होगा, पहले आपका बारकोड लेगा। कई बार तो दोस्तों इस तरह से पैडियों में आपको चढ़ाया जाता है और कई बार यहाँ पे ऊपर से ऊपर ही यहाँ से आपको चढ़ा दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री के कौन से एयरपोर्ट में आप हो और वो किस तरह की सुविधाएं आपको दे रहे हैं। ओवरहेड बिन, जब आप जहाज के अंदर चढ़ जाएंगे तो दोस्तों इस तरह से ऊपर, जैसे अपने बस के ऊपर नहीं सामान रख देते हैं किसी तरह का, तब यहाँ पे भी ओवरहेड बिन होता है। यहाँ वैसे एक व्यक्ति का एक ही होता है, जैसे आप नीचे यहाँ पे सीट भी मैं आपको बताऊंगा, तो ऊपर अपना 7 किलो वाला सामान रख सकते हो या छोटा मोटा कोई भी आपका एक्स्ट्रा केबिन बैग है वो आप ऊपर रखें ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों विंडो सीट की। विंडो सीट पर यहाँ पे खिड़की लगी होती है, उसको उठा करके नीचे बंद कर दोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन कई बार ये जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है, मतलब जब ऊपर जाता है या लैंडिंग करता है, नीचे आता है, तब ये आपको बोल देते हैं इस खिड़की को खोलो। तो ये वाली जो सीट है या ये वाली सीट है दोस्तों, ये विंडो सीट कहलाती है। जैसे आप बस में विंडो सीट में बैठते हैं वैसे ही ये विंडो सीट होती है। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद अगली सीट है एसल सीट है, ये आपकी कोने वाली ये वाली होती है। मान लीजिए 3 सीटें हैं, ये विंडो सीट है, ये मिडल सीट है और यहाँ वाली कोने वाली है, तो आप अपना पैर वैर बाहर निकाल सकते हैं। तो आप जब भी कोई सीट लें, जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हैं तो दोस्तों उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली सीट चाहिए, अवेलेबल होगी तो वो दे देंगे, कई बार तो वो फ्री के अंदर भी दे देते हैं। तो सीट आपको अपनी मनपसंद की लेनी चाहिए। इसके बाद में फासल योर सीट बेल्ट। दोस्तों अभी एक भूकंप आया था या जब टर्बुलेंस आते हैं, झटके लगने लग जाते हैं तो आप नीचे गिर सकते हैं, जहाज एकदम टेढ़ा हो सकता है, तो आपको अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है जब तक आपको नहीं बोला जाता है हटाने के लिए। अनाउंसमेंट टाइम पे की जाती है, अब अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अब सीट बेल्ट अपनी हटा सकते हो। ऊपर निशान भी लगे आते हैं और बाकायदा एयर होस्टेस वगैरह जो होती हैं वो एक एक व्यक्ति का चेक करके जाती हैं कि क्या इसने सीट बेल्ट बांध रखी है या नहीं बांध रखी है। तो इस तरह से आपकी दोस्तों फ्लाइट सेफ्टी, जब भी फ्लाइट उड़ेगी तो आपको जो 10-10 लोगों की लाइनों को हर एक जो एयर होस्टेस है वो इमरजेंसी के अंदर बताएगी आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए फ्लाइट के अंदर पानी घुस गया, कहीं पर नीचे गिरने वाला है, तो कैसे आपको ऑक्सीजन लेनी है, पहले खुद को बचाना है, ये टाइम ट्रेवल के टाइम आपको टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें बता दी जाएंगी। कैबिन क्रू, दोस्तों देसी क्रू तो आपने सुना होगा, ये कैबिन क्रू है। क्रू का मतलब होता है स्टाफ, जो पायलट है, को पायलट है, एयर होस्टेस हैं, जो खाना पकड़ाने वाली हैं, ये सारे के सारे आपकी हेल्प करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ खाना पीना होता है, कुछ दिक्कत आ रही है आपको, वॉशरूम दिखाना है आपको, सारी की सारी चीजें ये आपको बताते हैं। पायलट दोस्तों जो व्यक्ति जहाज को उड़ाता है, जिसे कि हम बस का ड्राइवर बोलते हैं और फ्लाइट का पायलट बोलते हैं। पायलट भी होता है और को पायलट भी होता है, इनके बिना दोस्तों ये सफर संभव नहीं होता है। तो ये हमारे जो एक मेन आधार होते हैं। फ्लाइट इंटरटेनमेंट की बात करें तो जहाज के अंदर बहुत सारी फ्लाइटें आपको, जैसे आप सीट के सामने यहाँ पे LCD लगा देते हैं आपको। कई बार तो दोस्तों मैंने जिप एयर की फ्लाइट से गया था जापान से कनाडा, तो इसके अंदर ही वाईफाई मिल गया था। तो दोस्तों बड़ा ही सुखदायक था, आपके 8-10 घंटे पता ही नहीं लगता कैसे चल जाते हैं। तो आप अपनी डिवाइस अटैच कर सकते हैं। कई बार तो यहाँ पे आपको हेडफोन भी देते हैं। सिंगापुर एयरलाइन वालों को मैं
एक बार गया था तो उन्होंने आपको हेडफोन दिए, आप अपने यहाँ पे सुन लीजिए, लेकिन वो आपके काम के नहीं आएंगे। आप उसको जेब में डाल करके ले भी आएंगे तो उनकी जैक अलग ही होती है, तो आपके काम वो नहीं आएंगे। इसके बाद में टर्बुलेंस मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब जहाज में कई बार सामने पानी आ गया, तूफान आ गया या कोई ऐसे ओस वगैरह आ गई तो प्लेन झटके मारने लग जाता है आसमान के अंदर ही। तो टर्बुलेंस के अंदर आपको सीट बेल्ट बांधनी बहुत जरूरी है, आपको घबराना नहीं होता है दोस्तों। एक और चीज, जब आप आसमान में होते हैं तो आपके कान दोस्तों सुन्न हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, चिंगम वगैरह चबा सकते हैं या पानी पी सकते हैं ताकि आपके कानों को दिक्कत ना आए। मोशन सिकनेस जैसे मैंने बताया आपको दोस्तों, कई बार आपको जहाज ऊपर नीचे होता है तो आपको वॉमिटिंग वगैरह आ सकती है, तो आप आंख बंद करके सो जाएं, आप आंख ना खोलें और बाहर स्पेशली ना देखें ताकि आपको मोशन सिकनेस ना हो। अपग्रेड की बात करें दोस्तों, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, ऐसे ऐसे करके कई क्लासें होती हैं। आप अपने केबिन को चेंज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप इकोनॉमी क्लास में गए थे और आप वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो और बिजनेस क्लास में कोई सीट खाली पड़ी है तो आप जाकर के वहां पे सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज वो लेंगे। मेरे केस में एक बार क्या हुआ था दोस्तों, 3 सीटें होती हैं, मेरी विंडो सीट थी और ये दोनों सीटें खाली पड़ी थी, तो मैं दोनों ही सीटों के बीच में डंडे को उठाया मैंने और यहाँ पे मैं सो गया, उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सवारियां वहां पे हैं। गैलरी की बात करें दोस्तों, ऐसी कोई भी जगह सेशन जहां पे होस्टेस स्टैंड होते हैं और फूड को सर्व करते हैं। जहाज के पिछले पासे या शुरू में भी इस तरह का एक एरिया लगा होता है, इसके आसपास इधर इधर वॉशरूम होते हैं, तो यहाँ पे आपका सारा का सारा सामान रखा जाता है। इसके बाद में दोस्तों कॉकपिट की बात करें, द पायलट एंड कैप्टन जहां पे बैठते हैं, सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मतलब ड्राइविंग सीट बोल सकते हैं इसको, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आम आदमी को यहाँ पे नहीं घुसने दिया जाता है। लैंडिंग की बात करें दोस्तों, एक तो टेक ऑफ होता है जब जहाज उड़ता है, लैंडिंग होता है जब जहाज वापस आता है। इसमें भी आपको काफी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप अपने इसका जो शीशा ऊपर कर लीजिए। तो जब भी ये रनवे होता है दोस्तों, यहाँ से जहाज उड़ता है और यहीं पे वापस आता है, तो लैंडिंग जब आप अराइव होगा, जब ये लैंडिंग की जाती है। फॉरेक्स, किसी भी देश में जाएंगे तो दोस्तों इंडिया का रुपया लेकर के जाएंगे तो कई बार वो कहते हैं भाई साहब ये क्या है, हमने नहीं चलना है। कनाडा में गए हो तो कैनेडियन डॉलर, अगर आप यूएसए में गए हो तो यूएस डॉलर, जापान में गए हो तो जापानीज येन। तो अगर या तो इंडिया से ही आप करेंसी को कन्वर्ट करके जाएं या वहां पे पहुंचते ही आपको कन्वर्ट करानी है, वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। नहीं तो सबसे बढ़िया इलाज दोस्तों क्रेडिट कार्ड होता है। मैं एक बस में गया था जापान से, तो मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, 5-7 रुपए ऊपर लगे थे, 1500 येन की टिकट थी, तो फॉरेक्स का कार्ड आप यूज कर सकते हैं। बैगेज क्लेम, जब दोस्तों आप उतर जाएंगे, उतरने के बाद में आपको वहां पे अपनी इमिग्रेशन करवानी होती है, फिर आपको अपना सामान उठाना होता है। जो भी सामान है वहां पे लिखा होगा कि आप अपना, जब अगर आपने चेक इन करवाया था इंडिया के अंदर और कनाडा में जाकर के ये सामान आपको मिल जाएगा। कन्वेयर बेल्ट होती है, जो सामान आपका यहाँ पे देखो दोस्तों एयरप्लेन जब आया उसका सारा का सारा सामान उठा करके वो यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे सामान आपका घूमता रहता है। जो बैग है आपका वो आप यहाँ पे उठा सकते हो, अपना ही उठाएं दोस्तों, किसी और का नहीं उठाना है। ये बैग बेलेट चलती रहती है। इसके बाद में कस्टम आ जाता है। कस्टम मतलब दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आपने कोई भी ऐसा सामान खरीद के लाए हो किसी कंट्री से, मान लीजिए आपने कोई मशीन उठा के ले आए जो 1 लाख रुपए की थी, इंडिया में ये 5 लाख रुपए की है, तो इंडिया वाले बोलेंगे भाई साहब ये तो आपने गलत कर दिया, तो हमें इसके ऊपर प्रॉपर ड्यूटी दो। तो आप अपना जो भी लगेज लेंगे एयरपोर्ट से, प्रॉपर कस्टम का डिक्लेरेशन भरना पड़ता है कि मैं कोई भी गलत सामान, ऐसा सामान नहीं लेकर के आया हूं, ताकि वो आपको कल को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। स्टॉप ओवर दोस्तों, मेरे प्रैक्टिकल केस में मैंने दिल्ली से जापान जाना था, तो इसकी जो टिकट आ रही थी वो 50,000 रुपए की आ रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, दिल्ली से वियतनाम गया और वियतनाम से जापान गया। तो इसमें क्या हुआ, ये टिकट आधे रेट में पड़ गई। तो एयरलाइन जब भी रास्ते में रुकती है या अलग अलग कंट्रियों के अंदर आपको एयरलाइन चेंज करनी पड़ती है, तो कई बार तो ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ती है, कई बार आपको एयरपोर्ट चेंज करना पड़ता है और कई बार उसी एयरपोर्ट से ही आपको अगली फ्लाइट मिल जाती है। तो सस्ती टिकट के लिए आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अराइवल मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी आप जिस कंट्री में उतर जाएंगे, उतरने के बाद में आपको अराइवल के यहाँ पे बोर्ड लगे होंगे कि मतलब आप यहाँ पे आ गए हो और आप बाहर निकलिए एयरपोर्ट से, तो ये अराइवल का गेट होता है। आपकी इमिग्रेशन होती है। 51 नंबर पॉइंट मैं बता दूं, आपके पास प्रॉपर वीजा है और वहां से आप डिपार्चर का मतलब आपके पास स्टैंप है, तभी आपको वहां पे अराइवल की मोहर लगेगी। जब जिस कंट्री में जाएंगे वो आपको दे देंगे कि ठीक है हमारी कंट्री में जाओ। इंडिया ने तो जाने दिया और उनको अगर डाउट हुआ तो हो सकता है वो आपको अंदर घुसने भी ना दें, तो अराइवल होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एयरप्लेन के अंदर यात्रा करने वाला है, कर चुका है, या उसका सफर जिंदगी के अंदर एक सपना है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।